सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती के लिए मृदा चुनाव एवं खेत की तैयारी के बारे में। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। मिट्टी जनित कीटों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरपायरिफॉस 5% धूल खेत में बुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेना चाहिए। आपको और जहाँ तक उर्वरक प्रबंधन की बात है तो उर्वरक के लिए, क्योंकि ये तिलहनी फसल है, बहुत कम उर्वरक की इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो सामान्य अनुशंसा है उसके लिए वो आपको 30 का आपको नत्रजन पड़ेगा और 30 किलो प्रति हेक्टेयर आपको फास्फोरस और आपको 20 पोटास। और साथ ही साथ क्योंकि ये तिलहनी की फसल है, यदि आप सल्फर दे देते हैं 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो वो और बेहतर हो जाएगा। तो आपको करना है तो नत्रजन, पोटास और ये तीनों चीज़ें आप बोनी के समय ही दे दें, बल्कि नत्रजन आधी बचा लें। जहाँ तक हम यदि तिल की ग्रीष्मकालीन तिल की किस्मों की बात करते हैं कि कौन सी किस्म लगावें जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, उनमें से जो सबसे अच्छी किस्में हैं इस समय जो चल रही TKG जो है 306, TKG 308 और JTS 8, ये अच्छी, इनमें से कोई भी किस्म मिल जाए तो आप इसका बीज प्राप्त करके, और आप जानते हैं कि 2 से 2.5 किलो आपको 1 एकड़ में बीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन में थोड़ा सा बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी आपको। सकते हैं बीज को निश्चित है कि आप बीज उपचार करके ही बोनी करें। किसान भाइयों, अंकुरण के समय फसल में लगने वाले फफूंदी जनित रोगों से बचने के लिए बुआई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लें। दूसरा, इसमें लाइन से ही बोनी करना हमें, तो लाइन से लाइन की दूरी आप 20 से 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। पौधे से पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर आप करके अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तिल की फसल में खरपतवार अधिक देखने को मिलते हैं, जो फसल से खाद, उर्वरक और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है और फिर आगे चलकर फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। दूसरा, कम से कम 1 महीने तक खरपतवार से हमें निरोग रखना पड़ेगा अपनी फसल को। उसके लिए आप तो चाहें यदि खेत में नमी है तो आप पेंडामिथिलीन का उपयोग कर सकते हैं। पेंडामिथिलीन एक्स्ट्रा आता है जो 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में नमी होना चाहिए। बोनी करने के 1 दिन बाद आप स्प्रे उसको कर सकते हैं, तो वो खरपतवार मुक्त रखेगा फसल को। सिंचाई आपको निश्चित है कि ग्रीष्मकालीन है तो आप 3 से 4 दिन में आपको हल्की हल्की सिंचाई उसको देते रहना है। और एक बार जब आपकी फसल करीब 20 से 25 दिन की हो जाए तो हल्का आपको यूरिया की टाप ड्रेसिंग यदि कर देंगे तो फसल की बढ़वार हो जाएगी। दूसरा, उसमें विशेष रूप से रस चूसक कीड़ों का प्रकोप कभी कभी देखने को मिलता है, तो यदि ऐसा उसमें दिखता है तो कोई भी अनुशंसित जैसे इमिडाक्लोपिड है, एसिटामाप्रिड है, या कि नीम ऑयल, यदि आप जैविक में जाना चाहते हैं, नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको छिड़काव करके आप ऐसे रस चूसक कीड़ों से आप अपनी फसल की बचत कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रारंभिक अवस्था में तिल की खेती आप यदि लेना चाहते हैं तो इसको अपना करके अच्छी फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। सब्जियों में बरबटी का प्रमुख स्थान है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। और बरबटी की खासियत ये है कि इसे हर मौसम में उगाया जा सकता है।
इसके अलावा इसकी खेती से भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप गर्मी के मौसम में बरबटी की खेती करना चाहते हैं तो इसकी समस्त जानकारी के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं विषय विशेषज्ञ विवेक गुमास्त से। किसान भाइयों, आज हम जो ग्रीष्मकालीन बरबटी की फसल है, बरबटी जो है, इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और इसमें जो हम किस्मों का चयन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छी किस्म का चयन करें, उन्नत किस्मों का चयन करें। तो इसमें जो अच्छी किस्म है, एक तो पूसा फाल्गुनी एक अच्छी किस्म है किसान भाइयों। इसके अलावा पूसा बरसाती एक अच्छी किस्म है जो कि नई दिल्ली से इसका निकाली गई है ये किस्म। इसके अलावा एक किस्म और बता रहा हूँ, पूसा दो फसली। इसका नाम ही देखिए, दो फसली है, मतलब आप इसको बारिश में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसमें अच्छी हरी और लंबी साइज की जो होती है फलियां निकलती हैं। ये 60 से लेकर 90 दिन की फसल होती है। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके गर्मी के मौसम में बरबटी की खेती कर सकते हैं, लेकिन फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन और तैयारी करते हुए खाद और उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करना जरूरी होता है। इसलिए इन कार्यों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और मैं आपको जानकारी दूंगा भूमि का चयन। भूमि का चयन हम किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, भूमि का चयन, हमारी भूमि ऐसी होनी चाहिए जो कि उचित जल निकास वाली भूमि हो, जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो। इस प्रकार की भूमि का चयन हमको करना चाहिए। दोमट मिट्टी हो, दोमट प्रकार की, सैंडी लोमी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टी हो जिसमें पानी ना भरे। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों भूमि की तैयारी की। तो हमें अच्छे से खेत को तैयार करना है कल्टीवेटर से 2 से 3 बार, जिसको हम कहते हैं बखरना खेत को, 2 से 3 बार हम उसकी आड़ी जुताई करते हैं। इसके बाद हम उसमें पाटा लगा करके उसको समतल कर लेते हैं, भुरभुरा कर लेते हैं, जिसमें कि हम आसानी से बोनी कर सकें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उर्वरक तो हम जब शुरू में हम डालेंगे 20 से 25 टन गोबर की अच्छी पकी हुई खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आप गोबर की पकी हुई खाद FYM डाल सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। बरबटी की जो फसल है उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, तो इसमें यूरिया तो कम ही डलेगा, नाइट्रोजन हम कम देंगे। तो 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डलती है। 70 किलोग्राम के आसपास आप इसमें SSP राकोड़िया खाद जो इसको कहते हैं SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट आप डाल सकते हैं। 50 से 70 किलोग्राम आप पोटाश की खाद डालते हैं। नाइट्रोजन बस हम कम डालेंगे, 20 से 25 किलोग्राम हम डालते हैं। इसके अलावा आप सल्फर डालना चाहे तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मान से दर से। इनमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को बुवाई के 40 से 45 दिन बाद प्रयोग करने से आने वाले समय में बरबटी की फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा। इसके बाद मैं किसान भाइयों बीज की मैं आपको बताऊंगा मात्रा। बीज जो है इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है इसको। और बीज जब हम ले लेते हैं तो उसको उपचार करने के लिए हम फफूंदी नाशक दवा जो कि थायरम हो सकती है, जो कि बेवेस्टीन हो सकती है, आप इन दवा का चयन कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम दवा हम इसका 2 से 2.5 ग्राम दवा को हम बीज के ऊपर हम मिला देते हैं। क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसमें इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स कर लेते हैं, उसको ये स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 200 ग्राम का पैकेट आता है जो कि 10 किलो के लिए पर्याप्त रहता है, 10 किलो बीज के लिए। तो हम 5 से 10 ग्राम को हम लेकर के हम अपना 1 किलो बीज में हम उसको उपचार करके और छायादार जगह में उसको रख दें, छाया वाली जगह में रख दें। और रसायन को उसको साथ साथ ना मिलाएं, पहले हम रसायन से कर लें और फिर हम कुछ समय अवधि के बाद हम बायो फर्टिलाइजर से जैव कल्चर से हम उसको उपचारित कर लें। इसके पश्चात आप फिर हमको बुआई करना है किसान भाइयों। बुआई हमको कतार से कतार की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर रखनी है किसान भाइयों। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी हम इसको रखते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में बरबटी की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक फलियों का उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में सिंचाई की उचित व्यवस्था तो करनी ही है, साथ ही साथ खरपतवारों के नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए आप सही समय पर इन कार्यों को जरूर करें।
तो बरबटी की फसल की जो जड़ें होती हैं वो उथली होती हैं, तो हमको हल्की सिंचाई रखना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं उसमें देना है। आप स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं जिसमें कि आपको पानी संतुलित मात्रा में मिल जाता है फसल को, और हल्की सिंचाई रखना है। चौथे, पांचवें, छठे दिन पे आप इसमें पानी दे सकते हैं, भूमि को देखते हुए कि भूमि अगर हमारा या मौसम को देखते हुए हमें को सिंचाई करनी रहती है। आगे बढ़ेंगे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा निदाई गुड़ाई। निदाई गुड़ाई हम शुरू में आप जब लगाएंगे बरबटी, तो आप शुरू में एक पेंडामिथिलीन नाम की दवा आती है या फ्लोक्लोरिन नाम की दवा आती है, जिसका इस्तेमाल आप 2 लीटर दवा का इस्तेमाल आप 500 लीटर पानी में घोल करके आप करेंगे। ये आप बुआई के 2 से 3 दिन जब आपने कर दिए, उसी समय आपको प्री इमरजेंस इसको हम कहते हैं, तब हमको इसको डालना है, जिससे कि ये खरपतवार को खत्म कर देता है। और 20 से 25 दिन जो शुरू की अवधि के रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं आते हैं। इसके बाद आपको जो 20 से 25 दिन की जब हो जाएगा आपका ये, तब तक तो नहीं आएंगे खरपतवार, लेकिन जब से ये आने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको 2 से 3 बार हाथ से आपको निराई गुड़ाई करते रहना है। तो जैसे 60 दिन की हमारी 40 से 50 दिन की फसल होती है, इसमें फलियां आने लगती है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। और अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए यदि हम खेती करते हैं, तो आपको 50 निश्चित ही किसान भाइयों लाभ होगा। और 50 से लेकर के 80 कुंटल तक आप प्रति हेक्टेयर आपको बरबटी की फलियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा 12 से 15 कुंटल आपको इसमें बीज भी प्राप्त होगा। और अगर हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो 50 कुंटल चारा जो है प्रति हेक्टेयर इससे प्राप्त होता है किसान भाइयों। बस यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करूंगा। नमस्कार। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के अलावा पशुपालन भी एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है, और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर आपको पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिसे अपनाकर आप लाभान्वित भी होते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपके लिए जानकारी लाए हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में। इस नस्ल की मांग बहुत रहती है, इसे पालकर आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो भेड़ की दुम्बा नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका पालन आप किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये नस्ल जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में अधिक मांग रहने के कारण किसानों को इसका अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, भेड़ की दुम्बा नस्ल को पहचानकर आप इनका आसानी से पालन कर सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों में सींग और पूंछ नहीं होती है और इनकी दुम चक्की के पाट की तरह गोल और भारी होती है। यहाँ इनका पालन करके किसान कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
जहाँ तक इसके आहार प्रबंधन की बात है तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसको आमतौर पर किसान चराई करा सकते हैं। इसके अलावा सूखा और हरा चारा के साथ संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण भी खिला सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों को लोग काफी पसंद करते हैं। खास तौर पर इस नस्ल के नर को बहुत पसंद किया जाता है, तो वहीं इसके बच्चों को भी बेचकर अच्छी आय कमाई जा सकती है। किसान भाइयों, 12 महीने की उम्र में दुम्बा नर का वजन लगभग 92 किलो और मादा का वजन लगभग 65 किलोग्राम हो जाता है। इस तरह बाजार में वयस्क नर 90,000 से 1,50,000 रूपए, तो वहीं मादा 70,000 रूपए और भेड़ के बच्चे 15,000 से 30,000 रूपए में बिकते हैं। इसकी मांग ईद उल अजहा पर बाजार में बहुत होती है। उस समय किसान भाइयों को इसका अच्छा भाव मिल जाता है। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की दुम्बा नस्ल को पालना चाहते हैं, तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उससे पूछा है गांव कोटारी, जिला रांची के जसवीर कुमार ने। आपने नींबू घास की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।